हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के बारे में तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अपन ने करंट इन इलेक्ट्रिसिटी पूरा एक सेपरेट चैप्टर स्टडी किया था, ठीक है। उस चैप्टर के अंदर अपन ने देखा था कि भाई जब चार्ज मूव करता है, मतलब चलने लगता है किसी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच इज़ इलेक्ट्रिक करंट वो जनरेट करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो अपन ने वहाँ पढ़ी थी। अच्छा, उससे पहले हमने एक चैप्टर जो बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ वाला। उस चैप्टर के अंदर मैंने एक बात बोली थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि जो स्टेशनरी चार्ज है, ये बोला था मैंने क्या, कि जो स्टेशनरी चार्ज है, चार्ज स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मूविंग चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, एक्सेलरेटेड चार्ज है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करेगा, ठीक है। ये वहाँ मैंने बताया था आप लोगों को, तो वहीं से ये पॉइंट, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, स्टेशनरी चार्ज जो जनरेट करता है। अब मूविंग चार्ज जो जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने पर जो चैप्टर पढ़ा था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, वहाँ पर ने उसी स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद अपन ने चार्ज को मूव तो करवाया, लेकिन मूविंग चार्ज जो इफेक्ट जनरेट करता है उसके बारे में हमने बात नहीं की। तो देखो क्या होगा कि भाई कोई भी, अच्छा मैग्नेटिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन तो अपन ने 10th क्लास में भी पढ़ी है ना। कोई भी एक मैग्नेट जो होती है, हमने देखा है कि वो एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई करती है ना। हमने देखा था कि जो मैग्नेट होती है, जनरली अपने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा है। तो बार मैग्नेट में अपन ने ये पढ़ा कि भाई बार मैग्नेट जो होती है उसके अंदर 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। उसके पास अगर मैं दूसरी कोई बार मैग्नेट प्लेस कर दूँ तो क्या होगा कि दोनों ये मैग्नेट जो है वो एक दूसरे पे क्या करती हैं, फोर्स अप्लाई करती हैं। जिस फोर्स को अपन बोलते थे मैग्नेटिक फोर्स, है ना। हमने ये पढ़ा था कि भाई नॉर्थ साउथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा अपन ने पढ़ा था। तो वो जो फोर्स अप्लाई होता है ना, तो फोर्स एक स्पेसिफिक एरिया में अप्लाई होता है और जिस स्पेसिफिक एरिया में फोर्स अप्लाई होता है उसको अपन फील्ड बोलते हैं। ऐसा अपन पढ़ते आए हैं स्टार्टिंग से, है ना। जैसे चार्ज का इफेक्ट जहाँ होता था जिस फील्ड के अंदर, उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे, है ना। चार्ज जिस एरिया के अंदर फोर्स लगाता है उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि भाई मैग्नेटिक फोर्स अगर किसी एरिया में लग रहा है, तो जिस एरिया में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको अभी सबसे पहले चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही पढ़ना है। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर्स होना चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। अब मैग्नेटिक फोर्स लगा कौन कौन सकता है, भाई मैग्नेटिक फोर्स वही लगा सकता है जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हों। किस किस के अंदर होती हैं, मैग्नेट के अंदर हो सकती हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। और अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में 10th क्लास में पढ़ा था, मतलब अगर करंट फ्लो करवा दें किसी कंडक्टर में तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाती हैं। तो अपन बोल सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर हो सकता है, करंट कैरिंग कंडक्टर हो सकता है। और अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही, मूविंग चार्ज हो सकता है। भाई करंट कैरिंग कंडक्टर में भी तो करंट ही मूव कर रहा है, तो वो मूविंग चार्ज, भाई करंट क्या है, मूविंग चार्ज ही तो है। तो मैग्नेट भी जनरेट कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड, करंट भी जनरेट कर सकता है, मूविंग चार्ज भी जनरेट कर सकता है। तो किसी अगर स्पेसिफिक रीजन में मैग्नेटिक, अपने तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ रखी हुई है, मैग्नेट रखी हुई है, करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, मूविंग चार्ज रखा हुआ है, तो इसके अराउंड में, इनके अराउंड में अगर कोई दूसरा मैग्नेट, कोई दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर, दूसरा कोई मूविंग चार्ज अपन लेके आए तो उन पे क्या करेंगे, भाई पहले जो रखे हुए हैं वो फोर्स लगाएंगे। तो जिस स्पेसिफिक एरिया के अंदर कोई भी मैग्नेट, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी मूविंग चार्ज किसी दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेट या मूविंग चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है जिस एरिया के अंदर, उस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अलावा इसको अपन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स
डेंसिटी भी हम लोग इसको बोल देते हैं, या फिर इसके अलावा हम इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल देते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन भी अपन इसको कह देते हैं। ठीक है भाई, तो तीनों नाम इसी के हैं। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड अपन को समझ में आई क्या है? रीजन है, एरिया है, किसके अराउंड? मैग्नेट के अराउंड, करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, मूविंग चार्ज के अराउंड, जिसमें क्या करते हैं वो किसी दूसरे मैग्नेट पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे, किसी मूविंग चार्ज पे क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। यूनिट है इसकी, यूनिट की बात करूँ, यूनिट हो जाएगी इसकी या तो टेस्ला है डायरेक्ट ऐसा यूनिट, ठीक है, या फिर फ्लक्स डेंसिटी की फॉर्म में वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट है। ठीक, डायमेंशन m1 t-2 a-1, ये हो गई इसकी डायमेंशन। ठीक है भाई, 1 है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड अपन को समझ में आई। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम ये कह रहे हैं कि जनरेट मैग्नेट तो करेगी, ठीक है, मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी ही, है ना। अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट करता था? चार्ज जनरेट करता था। लेकिन अपन यहाँ क्या देख रहे हैं कि भाई मैग्नेट से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, इसके अलावा मूविंग चार्ज भी जनरेट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड तो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली चार्ज से जनरेट हो सकती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में ये अपन डिफरेंस समझ सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए केवल चार्ज चाहिए, चार्ज के अलावा किसी और चीज़ से जनरेट नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के तो मैग्नेट के अलावा भी, मैग्नेट तो बेस है ही, मैग्नेट के अलावा भी चार्ज से जनरेट हो सकती है। ठीक है, अब क्या है कि भाई अपन ये कह रहे हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर या मूविंग चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। तो इसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था ऑरस्टेड ने। ऑरस्टेड ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने बताया था कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो क्या था ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट? देखते हैं ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। देखो भाई क्या था ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरस्टेड ने क्या किया? ऑरस्टेड ने कंडक्टर लिया, ठीक है, एक कंडक्टर ले लिया, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर AB, ठीक है, करंट फ्लो करवाना था, बैटरी लगा दी, एक ही बैटरी लगा दी इसके साथ, ठीक है, और एक लगा दी इसके साथ इसने की, ठीक है, ये की लगा दी, ठीक है। अच्छा, ये जो अपने पास इसने वायर लिया ना, कंडक्टर जो लिया, इसके नीचे इसने एक मैग्नेटिक नीडल रखी, कंपास। कंपास क्या होता है? एक छोटा सा डिवाइस होता है ना, एक तरीके से छोटा सा कंटेनर होता है, उसके अंदर एक निडल होती है, मैग्नेट की बनी हुई निडल होती है, ठीक है। पुराने टाइम में लोग रास्ता देखने के लिए कंपास का यूज़ करते थे, है ना। बड़े पैमाने पे जो सेलर्स होते थे ना, वो लार्ज स्केल पे उसका यूज़ करते थे, है ना, शिप्स में रास्ता देखने के लिए, पता करने के लिए, क्योंकि नॉर्थ के भाई नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में जाके अपनी मैग्नेट रुकती है। ऐसा अपने 10th क्लास में पढ़ा था। अगर अपन किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड करें तो बार मैग्नेट को सस्पेंड करने पर बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी अर्थ के, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी, इसलिए बार मैग्नेट बार की फॉर्म में है, जो है ड्रिल की फॉर्म में उसका यूज़ किया जाता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो वो डिवाइस जो है उसको कंपास अपन बोलते हैं। आजकल मोबाइल्स में भी आता है ना, डायरेक्ट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आती है। तो ये अपना फिजिकल डिवाइस है कंपास। निडल होती है इसके अंदर एक, है ना, निडल मैग्नेट की बनी हुई मैग्नेट निडल होती है, ठीक है। उसको उसने इस कंडक्टर के नीचे रखा। अब उसने क्या देखा कि भाई कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। 1820 में एक्सपेरिमेंट किया था उसने, कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। तो करंट फ्लो नहीं हुआ तो मैग्नेटिक निडल जैसी थी वैसी ही रही, कोई रिफ्लेक्शन नहीं आया, मीन्स नो करंट, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, ठीक है। फिर क्या किया उसने? की को ऑन कर दिया, की को ऑन करके करंट फ्लो करवा दिया। जैसे ही करंट फ्लो करवाया तो उसने क्या देखा कि भाई करंट फ्लो करवाते ही और अपनी जो मैग्नेटिक निडल है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे ही अपन ने करंट फ्लो करवाया, करंट फ्लो करवाते क्या आ गया? डिफ्लेक्शन आ गया, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक निडल,
ठीक है भाई, मैग्नेटिक निडल में क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। अब ये जो डिफ्लेक्शन आ गया तो भाई और स्टेट ने दिमाग लगाया कि देखो करंट फ्लो करवाया तो डिफ्लेक्शन आया, और कोई चीज़ तो यहाँ थी नहीं, क्योंकि अगर मान लो किसी और चीज़ की वजह से डिफ्लेक्शन आया है तो वो पहले आना चाहिए था। करंट फ्लो करवाते डिफ्लेक्शन आ रहा है, करंट को बंद कर दे डिफ्लेक्शन चला जा रहा है। ठीक है, करंट को वापस ऑन करें तो फिर डिफ्लेक्शन आ रहा है, करंट को ऑफ कर दे फिर डिफ्लेक्शन चला जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई डिफ्लेक्शन का जो रीजन है वो क्या है, इस वायर में करंट का फ्लो होना है। अच्छा, उसने एक काम और किया, करंट की क्वांटिटी को चेंज किया। उसने देखा कि भाई करंट को इंक्रीज कर दो आप तो डिफ्लेक्शन जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, करंट को इंक्रीज करो डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाता है, करंट को रिड्यूस करो तो डिफ्लेक्शन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ और देखी कि मान लो करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, डायरेक्शन ऑफ आई को इन्वर्ट कर दिया, मतलब बैटरी का पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर अटैच कर दो नेगेटिव इधर अटैच कर दो, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी करंट की। तो जैसे ही डायरेक्शन को अटैच किया तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगी, वो भी इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, करंट को इन्वर्ट किया तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी इन्वर्ट हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई टोटली जो भी डिफ्लेक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इस वायर के अंदर फ्लो होने वाले करंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर क्या कर सकता है, इस कंपास को मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट कर सकता है। अब डिफ्लेक्ट कौन हो रहा है, मैग्नेटिक निडल। डिफ्लेक्शन मतलब फोर्स लग रहा है, तो मैग्नेटिक निडल पे कौन फोर्स लगाएगा भाई, मैग्नेटिक निडल पे तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में लग सकता है, दूसरी मैग्नेटी लगा सकती है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई करंट फ्लो करवाते ही जो अपना कंडक्टर ए बी है ना उसके अंदर क्या जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है वो। तो यहाँ से और स्ट्रेट को आइडिया लग गया कि भाई ये करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी क्या कर सकता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से और स्ट्रेट ने बता दिया सबको कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ना इसमें, इस कंडक्टर में, ये स्विमिंग लॉ, एम्पियर स्विमिंग लॉ से अपन फाइंड कर सकते हैं। एम्पियर स्विमिंग लॉ क्या है, देखो क्या करने का काम क्या करती है, वो डायरेक्शन बताता है। कौन, एम्पियर स्विमिंग लॉ किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, जो इस कंडक्टर के अंदर जनरेट हुई। कैसे बताएगा, देखो एम्पियर्स स्विमिंग लॉ, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल ये बताता है कि भाई आप ऐसा इमेजिन करो, ये करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, ठीक है, और इसके नीचे कोई ये पर्सन है, ये क्या कर रहा है, ये स्विम कर रहा है। ठीक है, अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के नीचे अगर ये पर्सन स्विम कर रहा है तो स्विम कहाँ कर रहा है, ये स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आई की डायरेक्शन में ये स्विम कर रहा है। ठीक है, ऐसे स्विम कर रहा है। तो जब ये नीचे स्विम करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो आपकी मैग्नेटिक निडल है ना, वो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल कहाँ होगा, इस स्विमर के लेफ्ट हैंड पे होगा। नॉर्थ पोल जो क्रिएट होगा वो कहाँ बनेगा, इस स्विमर के लेफ्ट हैंड पे बनेगा। फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर से एक वायर जा रहा है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट जा रहा है फ्रॉम माई बैक साइड टू फ्रंट साइड, आगे बैकवर्ड टू फॉरवर्ड करंट जा रहा है, पीछे से आगे करंट जा रहा है, और मैं ऐसे स्विम कर रहा हूँ आगे, है ना, ऐसे मैं अपने हाथ दोनों ऐसे करके स्विम करूँगा। तो ऐसे करंट जा रहा है तो क्या होगा कि मेरा लेफ्ट हैंड किधर है, इधर है मेरा लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो मेरे लेफ्ट हैंड की साइड क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। तो दिस इज एम्पियर्स स्विमिंग रूल, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ लो। अच्छा, अब ओरस्टेड ने तो बता दिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है करंट कैरिंग कंडक्टर, लेकिन करेगा कितनी, उसका अमाउंट क्या होगा। तो वो अमाउंट बताया किसने, बायो सावर्ट ने। दो साइंटिस्ट हैं अलग अलग, बायो और सावर्ट है ना, तो उन्होंने जो रूल दिया दैट इज कॉल्ड बायो सावर्ट लॉ। ठीक है, तो क्या कहता है बायो सावर्ट लॉ, देखो देखो भाई,
बायो सावर्ट लॉ ने बताया कि मान लो आपके पास ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है आपके पास, कुछ लेंथ है इसकी, लेट एल लेंथ है, इसके अंदर लेट ए आई करंट फ्लो हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इसके अराउंड। कोई पॉइंट पी है, इस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, इसका ये कोई एक स्मॉल पोर्शन है, ये स्मॉल पोर्शन इसका है ना, लेंथ का छोटा सा एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट बोल दूँ मैं ना। अच्छा, इसमें से करंट भी फ्लो हो रहा है, करंट एलिमेंट बोल देता हूँ ना, ये इसकी लेंथ है डी एल। तो इससे मान लो मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फाइंड करूँ, ये पॉइंट पी पे। अच्छा, एक तो क्या है कि देखो हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है पॉइंट पी से वायर के, तो इसलिए हर एक पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो इसीलिए पहले मैं एक स्मॉल पोर्शन से फाइंड कर रहा हूँ, है ना, मैं नहीं करा, बायो सावर्ट ने बताया था ऐसे करके, ठीक है, मैं तो बस बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा, ठीक है। तो ये डी एल एलिमेंट, तो इससे क्या हो गया कि भाई ये आई डी एल एक करंट एलिमेंट हो गया, करंट फ्लो रहा है स्मॉल लेंथ में से, तो दिस इज आई डी एल करंट एलिमेंट, है ना, डी एल लेंथ से करंट आई फ्लो हुआ, तो उसका जो इफेक्ट है दैट इज करंट एलिमेंट, ठीक है। लेट ये डिस्टेंस आर है और ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, थीटा है, ठीक है भाई। तो बायो और सावर्ट ने ये बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी किससे, स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल से, वो डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल क्या होगी भाई, वो एक तो डायरेक्टली प्रपोजल होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डी बी है ना, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रपोजनल टू द करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर, करंट पे डिपेंड करेगी एक तो, वो तो बायो सावर्ट लॉ से पता चल गया था अपन को, है ना। तो डी बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई, इक्वेशन में। दूसरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ एलिमेंट टी एल, ठीक है। तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, इक्वेशन 2। और किस पर डिपेंड करेगी, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को तो फॉलो करेगी ही, मतलब आर डिस्टेंस के स्क्वायर की कैसी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, फॉलो इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो डी बी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ पर डिपेंड करती है, किस पे, कि पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाली ये लाइन, पॉइंट पी को डी एल से ज्वाइन करने वाली ये लाइन और डी एल के बीच में जो एंगल है ना थीटा, इस थीटा एंगल के साइन पे डिपेंड करती है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सीधा लिख देता हूँ, है ना, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इक्वेशन 4। दैट मीन्स डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब प्रोपोजिलिटी कांस्टेंट आएगा और यहाँ जो प्रोपोजिलिटी कांस्टेंट आता है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। इक्वल का साइन हटाऊँ, प्रोपोजिलिटी कांस्टेंट लाऊँ तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड एट पॉइंट पी, ठीक है। यहाँ म्यू नॉट अपॉन, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ, अच्छा म्यू नॉट लग रहा है ना तो फ्री स्पेस की हो जाएगी ना, फ्री स्पेस या वैक्यूम की। अच्छा, परमिएबिलिटी का सेम वही काम है जो परमिटिविटी का था, कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था अपन ने। अच्छा, बाद में डिस्कस करेंगे वो तो अपन कि परमिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, लेकिन अभी तो मैं इतना बता रहा हूँ आपको कि भाई वही यूज़ है जो किसका था, परमिटिविटी का था। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई न्यूटन पर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये तो फ्री स्पेस या वैक्यूम की है, तो मीडियम के लिए परमिएबिलिटी
तो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये dv जो है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, dv वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर एंड आर कैप, यूनिट वेक्टर लगा दिया। अपन को पता है कि भाई ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है ना, पढ़ाया अपन ने वेक्टर में लास्ट ईयर, यहाँ भी पढ़े हुए हैं चैनल पे ही, वेक्टर के लेक्चर देख सकते हैं वहाँ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, ठीक है, और आर क्यूब, और ये आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, आर वेक्टर आ गया ये, और ये डी बी क्या हो जाएगा भाई, ये आइडियल साइन थीटा आर वेक्टर, इसको लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और अपॉन में क्या हो जाएगा आर क्यूब। ये हो जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। साइन थीटा है भाई, उनको पता है ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गई। तो इस फॉर्मूला से अपन क्या निकाल सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ जनरेट होगी उसका अमाउंट अपन वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस लॉ में एक चीज़ है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड कर रही है थीटा पे, ठीक है। अगर मान लो थीटा को मैं कर दूँ 180 डिग्री, या फिर इसको कर दूँ मैं 0 डिग्री, साइन 180 या साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब dv क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये एंगल 0 हो जाए, ये पॉइंट यहीं आ गया वायर पे, 180 हो जाए तो भी वायर पे आ जाएगा। मतलब इस वायर से, इस लेंथ से खुद पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, वो 0 होगी। कोई वायर अपने ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता, इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना है इसको, है ना, अपने ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा, dv विल बी 0, ठीक है भाई। तो दिस इज बायो-सावर्ट लॉ। अच्छा, अपन ने परमिएबिलिटी भी पढ़ लिया, परमिटिविटी भी पढ़ा था, दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। क्या रिलेशन है देखें अपन, देखो देखो भाई, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। देखो क्या रिलेशन है। अच्छा, अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के पढ़ा था, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद होगा आप लोगों को। जहाँ एप्सिलॉन नॉट को ही अपन परमिटिविटी बोलते थे, किसकी, फ्री स्पेस की, है ना, जानते अपन पढ़ चुके हैं पहले कि जो के होता है, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं अपन परमिटिविटी किसकी, फ्री स्पेस की, ठीक है। इसकी वैल्यू होती थी 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यूनिट थी इसकी, ठीक है। वहाँ अपन ने पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर में। अपन ने यहाँ अभी परमिएबिलिटी पढ़ी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट 4 पाई × 10⁻⁻⁷, है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁷, ठीक है। यूनिटी अपन ने अभी इसकी यहाँ पढ़ी, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इक्वेशन हो गई सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मेरे पास है, रिलेशन मुझे फाइंड करना है। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁷ है ये,
उसकी वैल्यू है 9 × 10⁹। यूनिट्स को भी डिवाइड कर लेते हैं, अपने पास जो भी रिलेशन आएगा उसकी यूनिट मेरे पास आ जाएगी। तो यूनिट अपनी है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर एंड ये कूलम स्क्वायर होगा, ये ना, तो कैंसिल आउट हो गया। दिस इज म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये 1/9 है -7 है 10⁻16 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना न्यूटन टू न्यूटन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या बचा, कूलम स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये अपना कूलम है, कूलम चार्ज क्या होता है, A × T करंट इंटू टाइम, एम्पियर इंटू सेकेंड होगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/9 × 10⁻9 और ये हो जाएगा कूलम एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/9 × 10⁻9 और ये क्या हो गया भाई अपना मीटर स्क्वायर, नीचे ले लूँ और अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका मैं अंडर रूट लूँ तो अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/3 × 10⁻16 था ये ना, इधर से 16 आया है, 10⁻16 क्या आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू पता है अपन को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किसकी वैल्यू है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की। तो अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/c आ जाएगा। c इक्वल टू क्या आ गया 1/अंडर रूट म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। ठीक है, दोनों का जो मल्टीपल का अंडर रूट है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट के। ठीक है भाई, अच्छा बायो सावर्ट ने क्या किया था कि अमाउंट तो बता दिया था मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन वो जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ जनरेट होगी उसकी जो डायरेक्शन है उसके लिए अपन डिफरेंट लॉज यूज़ करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपन उन लॉज से फाइंड कर सकते हैं, उन लॉज को अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।